फिर प्लीज कोई बता दो जिनकी आज पहली क्लास हो, जिनकी आज पहली क्लास है प्लीज अपना अपना हाथ उठा लो। क्या नाम बेटा? इसको फर्स्ट बैच दिया हुआ है, सेकंड बैच अलॉट किया हुआ है? फर्स्ट ही बैच अलॉट कर दिया हुआ है। कहाँ एडमिशन हुआ है? सभी जगह। किस ऑफिस में एडमिशन हुआ है? RX में। ठीक है, क्योंकि बेटा आज तो नहीं आएगा समझ में कुछ, बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूं। तो अगर बोले सर ये समझ में आ गया, मैं बोल सकता हूँ नहीं आया होगा, तो घबराना नहीं है। इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूं, उसका लास्ट क्लास है आज हमारा, है ना? बैकअप वगैरह सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ आराम से, परेशान नहीं होना। और कोई? और कोई नहीं? चलो बढ़िया, ठीक है। चलो कहां तक पढ़ लिया हमने? पूरे फॉर्मूले देख लिए थे? ठीक है। अब जब हमें यह पता चल गया है कि हमारे पास और अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, भाई अभी तक हमने क्या किया? इंटीग्रेशन सीखा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया था x टू द पावर n का। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो अभी तक एक ही फॉर्मूले में हमने क्या किया? प्रैक्टिस किया है। अब सिंस हमने और भी फॉर्मूले क्या कर लिए, सीख लिए हैं, हमें और क्वेश्चंस क्या करने देखने। तो अगला हम देख रहे हैं एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो वेरी कर रहा है, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल तरीका है ना? मान लो अगर कहीं पे वैल्यू लिखा है 2, 3, 1, 2, फिर दिया है 3, और ये बोल दिया गया कि इनका क्या करना है? एवरेज निकालना है। पहली चीज, एवरेज निकालने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी, एवरेज निकालने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब कोई वैल्यू रिपीट ही ना करे। अगर कहीं पे लिखा है 2, 2, 2, क्या एवरेज निकालने की जरूरत है हमें? क्योंकि जो वैल्यू बदल ही नहीं रही उसका एवरेज भी तो वही आएगा। एवरेज निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई वैल्यू बदले। जैसे यहां पे है 2, 3, 1, 2, 3 से दिया हुआ है। अब एवरेज हम निकालते कैसे हैं? जितनी वैल्यूज है उनको क्या कर देते हैं? तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 2 + 3 + 1 + 2 + 3, जितनी वैल्यूज है वो सुन लो, जितनी वैल्यूज उनको ऐड कर दिया। समझो, सबसे पहले क्या किया हमने? सारी वैल्यूज को क्या किया है? ऐड किया। फिर डिवाइड करते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, राइट? तो हमने देखा 1, फिर देखा +1 2, +1 3, +1 4, +1 5। मैंने तुमको एक बार बोला था जब कोई ऑब्वियस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो वहां पे सतर्क हो जाना है। बोला था ही नहीं बोला था? क्या मैं काउंट नहीं कर सकता था डायरेक्ट 5? अरे मुझसे काउंट नहीं होता क्या? या मुझे ये बताने की जरूरत है कि एवरेज वैल्यू, मुझे नहीं पता कि तुमको ये आता है? अरे एवरेज निकालना आता है ना? ऑब्वियस चीज है या नहीं है? और मैंने क्या बोला है? अगर किसी ऑब्वियस सी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हो सकता है उससे टॉपिक क्या हो जाए? रिलेट हो जाए। तो मैंने क्या समझाया तुमको एवरेज निकालने के लिए? अगर जो वैल्यू है पहले उन वैल्यूज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितने बार वो वैल्यूज है तो उतने को काउंट करने के लिए कैसे काउंट करें? 1, फिर देखा +1 और +1 3 हो गया, +1 4, +1 5, ऐसे किया हमने। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है? एवरेज वैल्यू निकालनी है, राइट? हमें यहां पे क्या करना है? एवरेज वैल्यू निकालनी है। कैसे एवरेज वैल्यू निकालना है? तो सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं। एवरेज वैल्यू बाय इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन के हेल्प से हम एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो लेट्स से, जैसे मान लो मैंने बोला कि हम एग्जांपल ले रहे हैं किसके? अल्टरनेटिंग करंट की। एग्जांपल ले रहे हैं किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइन के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है। और साइन का फंक्शन या साइन का ग्राफ मैंने क्या किया? तुम्हें समझा दिया है, राइट? साइन का ग्राफ क्यों होता है, इस तरह से कैसे होता है, ये चीजें मैंने क्या किया और तुमने को ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भी ऐसे चेंज होता है। तो लेट्स से एक तरफ करंट ले लिया, एक तरफ क्या ले लिया? टाइम ले लिया। करंट की जो पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेट्स से कितना बोल दिया हमने? I0। तो साइन के हिसाब से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरह से हो रहा है, राइट? और इस करंट को हम लिख सकते हैं I = I0 sin ω t। सीखा ये भी? तो साइन के फंक्शन से सीख रहे। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों नाम होते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी मतलब जितने के बाद जितने साइकिल क्या हो, 1 सेकंड में हो, राइट? तो यहां पे साइकिल्स बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहां पे टर्म क्या लेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको जो टाइम लगता है वो क्या लिखते हैं हम?
राइट, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं हम इसे? टाइम पीरियड। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब समझो, ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। दो चीजें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। एक सीखते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा सीखते हैं डायरेक्ट करंट। दो चीजें पढ़ते हैं। डायरेक्ट करंट कभी भी दिक्कत नहीं देता हमें, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। अगर मैंने बोला कि एक डायरेक्ट करंट है 10 एम्पियर का, तो भैया 10 एम्पियर ही है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग में क्या होता है? दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? बदल रही है। अगर मुझे किसी को क्या करना है? बताना है, कोई भी वैल्यू बतानी है, और वो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट है, तो मैं उसको बताऊंगा कैसे? समझाऊंगा कैसे? ये प्रॉब्लम जा रही है। किसी ने क्या किया? सजेशन दिया कि एक काम करो, इसकी पीक वैल्यू बता दो कि पीक इतना है, पर उससे भी हमें ओवरऑल आइडिया नहीं पता चलेगा, ओवरऑल समझ में नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि पूरे साइकिल में वो पीक पे सिर्फ 2 इंस्टेंस पे होता है। क्या हमेशा वो अपने पीक पे होता है? नहीं। दूसरा किसी ने सजेशन दिया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ। यहां जो आई लिखा है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पे आंसर निकाल लो। इस टाइम पे पूछा है यहां पे देख लो, इस टाइम पूछा है यहां देख लो, इस टाइम पूछा है यहां देख लो। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू से भी क्या होती है? दिक्कत होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू से दिक्कत ये होती है क्योंकि अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने बोला वो 2 वोल्ट, तो क्या तुमको ये समझ में आ गया कि जब मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू 2 वोल्ट बताई है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? मान लो तुमने मुझसे पूछा कि यहां पे क्या है? एक इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा हुआ है, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, उसकी वैल्यू बताओ। और मैंने तुमसे क्या कर दिया? बता दिया कौन सी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू 2 वोल्ट। क्या तुमको समझ में आ जाएगा कि खतरनाक है कि नहीं है? क्या उसमें टीवी चल पाएगा या टीवी को भी उड़ा देगा इतना वोल्टेज? क्या पता चला? नहीं। क्योंकि हो सकता है मैं इस जगह की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताऊं और मैक्सिमम 200 वोल्ट हो, या हो सकता है मैं इसी टाइम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा हूं और मैक्सिमम 2 वोल्ट हो। तो इंस्टेंटेनियस से हमारा काम नहीं चलता है। तो जब इंस्टेंटेनियस से भी हमारा काम नहीं चला, पीक वैल्यू से हमारा काम नहीं चला, तो किसी ने सजेशन दिया कि भैया अगर वैल्यू क्या हो रही, बार बार बदल रही है, तो सबसे बेस्ट तरीका उसकी क्या ले लो? एवरेज लो। किसी ने बोला कि एवरेज वैल्यू बताओ। अब बेटा एवरेज भी तो निकालना आना चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं जितने बार वो वैल्यूज होती हैं उस नंबर से। अब यहां पे वैल्यूज क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो पहले तो तुम्हें वैल्यू पता हो तब तो तुम जोड़ोगे। तो उसको करने के लिए, निकालने के लिए इसको हमने क्या किया? पहले तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले हमने क्या कर दिया? इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब तुम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तब तो तुमको पता होगा कि निकालना क्या है या वैल्यू कैसे निकाले। इतना बड़ा पार्ट ले लो, बोलो बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, तो इतने बड़े पार्ट में तो ये भी है और ये भी है। मैं बोलूं इतने बड़े पार्ट में करंट की वैल्यू तो बेटा बहुत सारी है। तो क्या करोगे? पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे ताकि एक फिक्स्ड वैल्यू आए। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो ये छोटा सा जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? dt। क्या रिप्रेजेंट करेगा? dt। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? I dt। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि छोटा पार्ट है, राइट? तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके। क्या तुमको मैंने ये बताया था कि मैथ्स वालों को कैसे सिखाया जाता है? क्या ये बताया था? नहीं बताया था। अभी आ जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं। इसका छोटा सा पार्ट, इसका एरिया कितना होगा? dt। अरे I dt होगा ही नहीं होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरह से इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब बहुत सारे छोटे पार्ट में, तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे एरिया हैं। सारे एरिया को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। क्या इतना सारा एडिशन पॉसिबल है? तो सबसे पहले क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो अगर एडिशन पॉसिबल नहीं है तो I dt को क्या कर दें? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन भी ये बताएगा सारी वैल्यूज को क्या करना है? जोड़ना है। जो बहुत सारी वैल्यूज है उनको जोड़ना है, वो एक फिक्स्ड पैटर्न में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो जोड़ने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? इंटीग्रेशन की, राइट? यहां पे डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, यहां पे ये बहुत सारी वैल्यूज है उनको क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर। डिवाइड बाय, डिवाइड भी तो करना है। इस तरह से बहुत सारे dt है, यहां पे एक dt है, यहां पे dt, यहां पे dt, यहां पे dt, बहुत सारे dt है। उनको भी तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तब तो पता चलेगा कितने बार रिपीट हो रहे हैं। 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे करके बहुत बार। तो dt + dt + dt बहुत सारे हैं। अब dt को भी हमें ऐड करना है, और अगर ऐड नहीं कर सकते तो क्या करना होगा? तो जिस तरह से यहां पे ऐड करके 5 निकाला था ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 करके टोटल 5 आया था। इसी तरह से dt कितने बार आ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा।
तो dt कितने बार आ रहा है वो जानने के लिए क्या किया हमने, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन। ये हम निकालेंगे क्या, एवरेज वैल्यू। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है बेटा, आया समझ में, राइट। जहां भी एवरेज वैल्यू क्या करनी तुमको निकालनी है तो ऊपर में इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अभी थोड़ी देर में, अब ये कर लिया मैंने तो इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी बता दे रहा मैं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन को कैसे समझना है। पिछले 2-3 दिन से हम यही समझ रहे थे। मैथ्स वालों को हमने तो फिजिक्स का एग्जाम्पल उठाया और सिलेबस किसका है, मैथ्स का। तो अगर मैथ्स वालों को सिखाया जाता होगा तो कैसे सिखाया जाता होगा वो वाला भी हम क्या करेंगे, अभी तरीका देखेंगे कि उनको इंटीग्रेशन किस तरह से क्या करके समझाया जाता है, वो भी हम देखेंगे और समझ में आ जाएगा। लेकिन एवरेज अगर हमें निकालना है, कोई भी वैल्यू जो बदल रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। उन सबका एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई करो इस तरह से, आई डी टी आई डी टी आई डी टी। उन सबको क्या करना है, बहुत सारे एरिया को ऐड करना है तो इंटीग्रेशन कर दिया। फिर डिवाइड बाई, जितने बार वो आ रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये होता है क्या, फॉर्मूला। अरे आया समझ में। अब मान लो हम अल्टरनेटिंग करंट ही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एसी पढ़ रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा एसी पढ़ रहे हैं मान लो। चलो, और मेरे पास इसी तरह की क्या है दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ना तो मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता पा रहा हूं, ना तो मैं पीक वैल्यू बता पा रहा हूं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, एवरेज वैल्यू बता दो। तो अब मुझे इस पूरे साइकिल का क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो मैंने निकाला एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल। एक पूरे साइकिल में मुझे क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है वो देख ले रहे हैं, और ये काम आएगा वापस से एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में वापस काम आएगा। तो हमने लिखा, देखो ऐसा है कि हमें अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो तरीका होता है आई डी टी डिवाइड बाई डी टी। अब मैं बार बार इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखना चाह रहा, ऊपर में आई डी टी डिवाइड में डी टी करता जाऊं, तो इसको मैं अलग सॉल्व कर ले रहा और इसे मैं अलग सॉल्व कर ले रहा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं क्या, आई डी टी की वैल्यू को। लेकिन जैसे ही मैंने देखा यार एक तरफ आई और एक तरफ डी टी है, क्या इंटीग्रेशन हो पाएगा ये, क्यों नहीं। दोनों के डायमेंशन क्या है, अलग अलग। अब अगर दोनों के डायमेंशन अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिमिलर डायमेंशन में लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे, ये क्वेश्चन दिया है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट दिया है इन फॉर्म ऑफ टाइम। तो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहां पे हमने यहां पे लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है। आई नॉट पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बाहर निकाल दिया हमने, राइट। बचा क्या, साइन ओमेगा टी डी टी। लिमिट भी रखनी पड़ेगी। क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल टी तक, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल टी। आई नॉट हमने बाहर निकाला है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, लिमिट 0 टू कैपिटल टी। माइनस और ओमेगा इधर निकाल ले रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, राइट। क्या बचा अंदर में, कॉस ओमेगा टी, राइट। यहां पे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो हमने लिखा इसको अपर लिमिट, तो क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। लोअर लिमिट 0, लिखने की जरूरत है क्या, है। समझो बेटा, अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब होता तो लोअर लिमिट लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे लोअर लिमिट लिखना होगा, क्योंकि जब तुम लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, cos 0। क्या cos 0 0 होता है, नहीं होता है। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर होता तो लोअर लिमिट लिखो चाहे मत लिखो वैसे भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो लोअर लिमिट लिखना होगा। लिखेंगे माइनस कॉस और यहां की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब दिक्कत क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा टी आ रहा है, राइट। यहां पे क्या आ जा रहा है, कॉस ओमेगा टी। यार अगर समझो यहां पे कॉस 20 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री होता, कॉस पाई रेडियन होता, कॉस पाई बाई 2 होता तो निकाल लेते। ये तो क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा टी आ रहा है। अब ओमेगा टी को एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। ओमेगा टी को एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, तो सीखो बेटा। ओमेगा होता है क्या, थीटा बाई टी, सिखाया है।
टी है क्या? टाइम। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो पूरा कोई एक चक्कर लगा रहा है तो एक पूरे चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 पाई रेडियन। अरे 360 डिग्री होता है ना, राइट? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो एक पूरे चक्कर के लिए लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, और एक पूरे चक्कर में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा टी किसके इक्वल होगा? 2 पाई के इक्वल होगा, राइट? ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये? तो यहां से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमने लिखा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, यहां पे लिखा हमने कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू अरे कितनी? वही होगी जो कॉस 0 की वैल्यू होगी। अरे 0 और 2 पाई मतलब एक ही जगह पे है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 1, पूरा टर्म कितना हो गया? 0, पूरा ही 0 हो गया। ध्यान देना, नीचे का सॉल्व करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लेते हैं, है ना? अभी तो सिर्फ कितना सॉल्व किया हमने? आई डी टी, राइट? ये 0 आ गया। अब नीचे सॉल्व करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कर लेते हैं सॉल्व। dt को करना इंटीग्रेट, तो dt की भी तो लिमिट रखेंगे, कहां से कहां तक? तो dt का इंटीग्रेशन t अपर माइनस लोअर लिखेंगे तो कैपिटल T, राइट? अब इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू आई है t। तो अगर हम यहां से क्या लिखें? आई एवरेज इन फुल साइकिल कितना आ जाएगा? ये तो और खतरनाक आ गया। और खतरनाक इसलिए आ गया है कि अभी तक तो हम, मान लो कोई बोल रहा था कि बताओ इस सॉकेट में कितना अल्टरनेटिंग करंट है, तो किसी को हम बोल रहे थे 20 वोल्ट, किसी को 2 वोल्ट, किसी को 8 वोल्ट, है ना? किसी को पीक वैल्यू बता रहे थे, किसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहे थे। लेकिन अगर फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू बता दिया 0 और किसी ने डाल दिया हाथ, है खतरनाक या नहीं है? राइट? तो 0 बताने से तो वही लगेगा ना, उसको क्या पता कि मैं फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू बता रहा हूं। अगर मैंने बता दिया 0, उसने डाल दिया हाथ, उसको लग रहा करंट आ ही नहीं रहा है, चेक करने के लिए। अरे कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं ना, राइट? तुम्हारे जैसे बहुत लोग हो सकते हैं। तो अगर हाथ डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0। ये क्वेश्चन आते हैं, और समझो बेटा ऐसा होना भी चाहिए था। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आता भी, क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो फंक्शन है साइन का, और एक साइन के फंक्शन में जितनी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू भी होती है। जितनी पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास उतनी ही, और जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव। तो एवरेज निकालोगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव को क्या करता जाएगा? कैंसिल। तो आंसर वैसे भी क्या आता? 0 आता। तो इसमें जितना प्लस है वो माइनस है, वो कैंसिल कर दिया। यहां पे जितना प्लस है वहां पे इतना माइनस है, कैंसिल कर दिया। तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आएगा, अगर साइन का एवरेज हम निकाले ओवर अ फुल साइकिल तो आंसर क्या आएगा? तुम कॉस का भी चेक कर सकते हो, कॉस की एवरेज वैल्यू भी निकाल के चेक कर सकते हो। कॉस की एवरेज वैल्यू भी ओवर अ फुल साइकिल क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ भी तुमने क्या किया? सीखा हुआ है, राइट? कॉस का ग्राफ इस तरह से, ये कॉस का ग्राफ है, ये फुल साइकिल है। इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो बोलूंगा जितना प्लस है उतना ही, और यहां पे जितना माइनस है उतना। तो फुल साइकिल में अगर एवरेज वैल्यू कॉस की भी निकाल लूं तो कितना आ जाएगा? 0। तो साइन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0, कॉस की भी एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल कितना होता है? 0। ये भी ध्यान रखना है, बेसिक में पढ़ा दिया, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, दोबारा पूछूंगा मैं सीधा सीधा। आ रही बात समझ में? राइट? नोट करो पहले यहां तक। तो जल्दी करो, घर नहीं जाना है क्या? हो गया ना? हाँ बस जल्दी जल्दी करो, घर जाना है। देखो बेटा एक चीज समझो, फुल साइकिल में जब हमने क्या किया, इसका एवरेज वैल्यू निकालो तो कितना आ गया? 0, क्योंकि जितने पॉजिटिव वैल्यू उस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दे रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। अब किसी ने सजेशन दिया कि देखो ऐसा है, अगर मान लो करंट का एग्जांपल ले तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, क्योंकि हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। पहले ऐसे गया तो अगले में इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से। तो किसी ने सजेशन दिया कि यार कंप्लीट साइकिल में जब भी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। लेकिन इसमें माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसने बोला कि एक काम करो, हाफ साइकिल में क्या करो? एवरेज वैल्यू निकाल लो।
सिर्फ और सिर्फ क्या करो, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालो, क्योंकि अगर हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो जीरो नहीं आना चाहिए, और वैसे भी जैसा ये वाला हाफ है वैसी अदर हाफ है। तो मेरे दिमाग में आया कि एक काम कर सकते हैं अब, कि अब निकालें क्या, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल। अगर एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल निकालेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा, क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट। फुल साइकिल में टाइम का जो लिमिट रख रहे थे, कहां से कहां तक रख रहे थे, 0 से लेके t तक। लेकिन अगर हाफ साइकिल में निकालना हुआ तो यही लिमिट कहां से कहां रहेगी, 0 से लेके t/2 तक। तो निकालने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, बस फुल साइकिल की जगह पे अब हमें क्या निकालना है, हाफ साइकिल, और क्या बदल जाएगा, लिमिट। t की जगह पे हमें रखना पड़ेगा क्या, t/2। कर सकते हो खुद से, चलो खुद से निकालो, राइट, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल। और जो आंसर है ये सब याद भी रखना है बेटा, ये सब याद रखना है, सिलेबस की चीजें पढ़ रहे हैं, है ना, तो खुद से कैलकुलेट करो, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एसी इन हाफ साइकिल। माइनस नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा। आराम से आराम से, क्या हो गया, हाँ ओमेगा टी। कितनों का आंसर 2I0/ओमेगा टी आ रहा है, वेरी गुड। कितनों का आंसर 4I0/ओमेगा टी आ रहा है, वेरी गुड। भैया जितनों का आंसर 2I0/ओमेगा टी आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैंने बोला था कि ऊपर वाला वैल्यू तो 0 आ गया, लेकिन उसके बाद चलो एक काम करते हैं, नीचे dt जो है उसको भी कर ले। जितनों का आंसर 2I0/ओमेगा टी आ रहा है, इसको बेच के समोसा खा गए हो तुम। नीचे में डिवाइड भी तो करना पड़ता है dt, अरे आया समझ में, हाँ देखो करने का तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, लिमिट। हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। तो यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 to t/2। यहां पे क्या आ जाएगा, t/2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई। अबे यहां इसको ले आओ, तो ओमेगा t/2 कितना, तो पहले जो 2 था वो पाई हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1, राइट, तो -1 और -1 कितना, -2, और माइनस और है तो क्या हो गया, +2। तो ये हो गया 2I0/ओमेगा। फिर dt भी तो करोगे, राइट, dt भी करोगे, तो dt की लिमिट 0 to, तो ये कितना हो गया, t/2। अब अगर हम निकालें किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, तो ऊपर में लिखा हुआ है 2I0/ओमेगा और नीचे में लिखा है t/2, राइट। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको ऊपर लेकर 4I0/ओमेगा टी लिख दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू और टी की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हमने ओमेगा t/2 को वापस से रिप्लेस कर दिया, किससे, पाई से। तो इस पूरी वैल्यू को पाई से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2I0/पाई। ये ध्यान रखना है, पूछता है, ये पूछता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हाफ या हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू हो सकती है। तो आंसर आएगा कितना, 2I0/पाई, या तो 4I0/ओमेगा टी लिख सकते हो, बस ओमेगा t/2 को रिप्लेस कर दिया पाई से, और कुछ नहीं किया। समझ में आया ये, देखो बेटा, इमेजिन करो कि थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ रहे हैं, है ना, इंटीग्रेशन का यूज जरूर कर रहे हैं, पर स्टडी कर रहे हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अब चार चीजें हमने क्या कर ली, पढ़ ली है। एक पढ़ लिया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हमें समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ओवरऑल पिक्चर हमें नहीं पता चलता, कि अगर किसी को 10 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट बता दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या यही मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह से। पीक वैल्यू से भी हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि पूरे साइकिल में पीक वैल्यू सिर्फ 2 इंस्टेंस पे आते हैं। फिर किसी ने सजेशन दिया कि फुल साइकिल का क्या करो, एवरेज वैल्यू निकाल लो। हमने फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू भी निकाली, हमारा आंसर कितना आया, 0 आया, राइट। फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू भी हमने क्या कर ली, निकाल ली, हमारा आंसर कितना आया, 0 आया। फिर किसी ने क्या किया, सजेस्ट किया हमें कि एक काम करो, जिस तरह से पॉजिटिव हाफ होता है उसी तरह से कैसा होता है, नेगेटिव हाफ। तो एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ आधे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल लो। आधे साइकिल की एवरेज वैल्यू जब हमने निकाला तो हमारे पास आंसर आया कितना, 2I0/पाई। एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम बड़े खुश हो गए,
हमको लगा यार बढ़िया है, तो हमारा काम चल गया, अब तो अब जब भी बताया करेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, 2i0 बाई पाई की वैल्यू बताया करेंगे और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू हम बता दिया करेंगे। लेकिन एक दिन मैं गौर से क्या करता इसको देख रहा था, तो मेरे दिमाग में आया है कि यार अगर मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालूं तो बेटा ये भी तो हाफ साइकिल ही है। अरे है या नहीं है, राइट? यहां से लेके अगर यहां तक की वैल्यू निकालूं तो ये भी क्या है, एक हाफ साइकिल। और इस हाफ साइकिल की अगर एवरेज वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ इतने पार्ट का निकाले तो जितना पॉजिटिव वाला पार्ट है उतना ही ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल, और आंसर 0 हो जाएगा। फिर मैंने ध्यान से देखा कि यार अगर मैं थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाऊं तो ये भी तो हाफ साइकिल है, राइट? थोड़ा सा पहले खिसक जाऊं तो भी ये भी हाफ साइकिल, इसमें ज्यादा पॉजिटिव कम नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर 0 के अलावा भी कुछ भी आ सकता है। तो हाफ साइकिल से भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाफ साइकिल में भी एवरेज वैल्यू जब यहां पे लोगे तो 0, इधर खिसकोगे तो कुछ और, इधर खिसकोगे तो हाफ साइकिल में भी एवरेज वैल्यू कहां से कहां तक आ सकता है, 0 से 2i0 बाई पाई तक, या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ के लिए लोगे तो आंसर -2i0 बाई पाई आएगा। इसका मतलब यह है कि हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू से भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर करना क्या पड़ा, किसी ने सजेशन दिया कि ये पूरे जो आंसर प्लस माइनस 0 सब आ रहे हैं, ये आ रहा है नेगेटिव साइकिल की वजह से, नेगेटिव हाफ की वजह से। एक काम करो, स्क्वायर कर दो। अगर हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब तुम इसका मीन या एवरेज लो। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, क्या आंसर 0 हो सकता है? तो अब तुम इसका क्या करो, एवरेज लो। और सिंस तुमने सारी वैल्यू को क्या कर दिया था, स्क्वायर ले लिया था, मीन लेने के बाद वापस से क्या करो, स्क्वायर रूट लो। दैट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसे, आरएमएस, रूट ऑफ, रूट मीन स्क्वायर नहीं कहते, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, स्क्वायर, ताकि सारी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। फिर क्या लेते हैं, मीन, और लास्ट में क्या लेते हैं, रूट। लास्ट में क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, क्योंकि पहले हमने क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर बोल देते हो तुम बेटा, लेकिन उससे ऐसा मिसकंसेप्ट लगता है पहले रूट ले रहे फिर मीन ले रहे फिर स्क्वायर ले रहे। ऐसा नहीं है, पूरा नाम क्या है उसका, रूट ऑफ मीन स्क्वायर। जब सीखो तो पूरी चीजें सीखो, राइट? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है, क्यों करना है, आ रही बात समझ में? फिर मीन लेना है, अब 0, और फिर क्या लेना है, साइनोसोइडल का याद है किसी को? साइनोसोइडल जो है यहां पे एसी, उसका आरएमएस वैल्यू याद है किसी को? आई आरएमएस इज इक्वल टू I0 बाई रूट 2, राइट? तो वो सारा पार्ट हम क्या करेंगे, जब एसी सीखेंगे उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि हमारा हाफ साइकिल अगर हम क्या करें देखिए, तो जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा कितना है, 2i0 बाई पाई आए। तो एक नोट करके लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज तो फिजिक्स में करना है और ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह से। ऊपर कहीं पे क्या करना है, नोट करके लिखना है, इन AC average value in half cycle, average value in half cycle can vary from or can change from 0 to 2i0 by pi, 0 to 2i0 by pi। अब मान लो कल वो किसी ने बोल दिया, स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि बेटा स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं। अरे आ सकते नहीं आ सकते? हाँ, इस बार तो भैया ऐसा है ना कि जब तुम पढ़ो ना तो क्वेश्चन जज ना ही करो तो ज्यादा ठीक है। सर ऐसा आता है और ऐसा नहीं आता, सर ऐसा नहीं आता है ऐसा आता है, सर मैं भी 4 साल से ड्रॉप ले रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस। तुम 4 साल से पढ़ रहे हो, टीचर 40 साल से हो सकता है पढ़ा रहा हो, है ना? एग्जाम इतने साल से हो रहा है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन जज नहीं करना है, सर ऐसा आता नहीं आता, लेवल अपना हो सकता है। तो स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। कल को मान लो किसी ने क्या किया, स्टेटमेंट दिया और बोला है, पूछा कि बताओ भैया ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, और यदि दिया हो कि इन एसी, राइट, एक अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल कैन वेरी फ्रॉम -2i0 बाई पाई टू +2i0 बाई पाई, सही है गलत?
हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू -2i0/π से लेके +2i0/π तक वेरी हो सकती है। सही या गलत? सही है। अब एक गधे सिर्फ इतने के लिए निकालोगे तो सिंस ये पूरी वैल्यू क्या है, माइनस है, आंसर -2i0/π नहीं आ सकता क्या? राइट, आ सकता है। तो दिमाग को थोड़ा सा खुला रखो। आई बात समझ में? अब हमने ये सीखा कि अगर हम यहां से यहां तक निकाले तो आंसर कितना आएगा? 0। सिंस हमारा मोटिव क्या है, इंटीग्रेशन में परफेक्शन लाना, इंटीग्रेशन सीखना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस चीज को क्या करो, प्रूव करो, चेक करो कि क्या यहां से यहां तक एवरेज वैल्यू एक्चुअली 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। करो। अरे कर सकते हो। क्या चेंज होगा, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? t/2। ये t है, ये t/2 है, ये कितना होगा? t/4 से 3t/4 तक। क्या चेंज होगा? लिमिट t/4 से 3t/4 तक। अरे आया समझ में? अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आंसर 0 आएगा मुझे पता है, पर इंटीग्रेट करके चेक करो क्या ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। करो। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की गलती हो रही है वो ये कि लिमिट रखने के बाद वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे एंगल में, या एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एंगल से कॉमन निकाल ले रहे हैं। भैया इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। cos 3π/4 अगर मान लो है ना, तो cos पाई की वैल्यू रख लो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अरे ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग को देखा मैंने ऐसे लिख दे रहे इसको 3 cos π/4। अरे पगला गए हो क्या बिल्कुल? अगर कहीं पे मान लो cos 60 डिग्री है तो क्या तुम इसको cos 30 × 2 करके 2 बाहर निकाल लोगे क्या? अरे भैया एंगल में ऐसे नहीं होता, इस तरह से हरकतें मत करो, है ना। 3π/4 और पाई की वैल्यू रख के 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हो। वाह, मतलब अगर cos 60 है तो 1 × 60 लिख दूं और 60 की वैल्यू रख के 1 की वैल्यू रख के 60 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस तरह की हरकतें ना करो बिल्कुल। इसमें बिल्कुल सिंपल है, राइट, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं और यहां पे लिमिट कहां से कहां तक? t/4 से 3t/4 तक। I0 बाहर आएगा, sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा टी डिवाइड बाई लिमिट t/4 से माइनस, इसको बाहर निकालो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो -I0/ओमेगा बाहर निकाल लिए तो क्या बचा? सिर्फ cos ओमेगा टी। तो हमने लिखा cos ओमेगा, अब स्मॉल टी की जगह पे पहले अपन लिमिट रखोगे तो 3t/4, मतलब क्या हो गया टोटल? 3 ओमेगा t/4। अरे मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, ओमेगा 3t/4 मतलब 3 ओमेगा t/4, फिर माइनस cos, राइट, इसकी जगह पे लोअर लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा? ओमेगा t/4। अब कुछ लोग यहीं बैठ के में आगे निकाल ही नहीं पा रहे। अरे यार, जब तुमको ओमेगा टी की वैल्यू पता चल गई तो बाकी नहीं निकाल पा रहे हो तुम, है? ओमेगा टी इक्वल टू कितना है? 2π। तो 3/4 ऑफ ओमेगा टी, 3 ओमेगा t/4 कितना हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2π। 2 से ये कैंसिल करो, कितना आ गया? 3π/2 और ओमेगा t/4। ओमेगा टी की जगह पे क्या रखो? 2π/4, कितना हो गया? गजब हरकतें कर रहे हो तुम बिल्कुल इस तरह से। तो यहां पे हमने रखा -I0/ओमेगा, 3 ओमेगा t/4 की जगह पे क्या रख दिया? 3π/2। तो ये लिखेंगे क्या? cos 3π/2 माइनस cos ओमेगा t/4 की जगह पे π/2। π/2 90 डिग्री होता है तो 3π/2 क्या होगा? 270 डिग्री। एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं नहीं होते? तो जो वैल्यू 90 डिग्री होगी वही एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा? 270 का। लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती तो 0 का अपोजिट भी 0। हाँ, sin 90 की वैल्यू कितनी? 1। sin 270 की वैल्यू -1, वो हो सकता था, पर फिलहाल तो cos देख रहे हैं तो हमने लिखा -I0/ओमेगा, cos 270 की वैल्यू 0 माइनस cos 90 की वैल्यू भी, तो ये पूरा कितना आ गया? 0। फिर तुम अब यहाँ पे dt करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब अगर तुम निकालोगे आई एवरेज तो ऊपर में 0 आ गया, नीचे में कुछ भी रखो पूरा क्या आ जाना है? 0 आ जाना है।
अरे आया? तो हाफ साइकिल में इस तरह से, हाफ साइकिल में अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? 0। तुम्हारा आईक्यू कितना है? चलो डन। लिख लिया है? रब कर दूं? ठीक है, ये लिखा रहने दो, तो तुम नोट कर लेना। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है वो भी एवरेज वैल्यू से ही निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है और मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ है, राइट? कौन सा एंट्रेंस था? नीट ही था शायद, या जो भी था मुझे वो याद नहीं, पर एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया उसके लिए चॉकलेट, जिसने सबसे पहले सॉल्व किया उसके लिए चॉकलेट, राइट? अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, then find the ratio of velocity averaged over displacement. Find the ratio of velocity averaged over displacement. ब्रैकेट में लिख लेना है डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी। ब्रैकेट में लिखना है डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, ब्रैकेट क्लोज, टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी, टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी, राइट? तो तुम्हें क्या करना है? रेशियो निकालना है किसका? डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी का डिवाइड बाई टाइम एवरेज वेलोसिटी का। मैं मतलब समझा दे रहा हूं, राइट? कि एक सीधे लैंग्वेज में, बिल्कुल सीधे साधे भाषा में अगर किसी को बताना हुआ तो कैसे समझा सकते हैं, है ना? एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता दे रहा, बिल्कुल सीधा सा। मान लो, लेट्स से, राइट? पहले से समझ लो, तुम अपना करते रहना। भाई यहां से हम गए कहां तक? भिलाई से निकले और गए कहां तक? रायपुर तक। अब मैंने बोला कि भाई ये 40 किलोमीटर का क्या है? डिस्टेंस है, जिसको मैंने 1 घंटे में क्या किया है? कंप्लीट किया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर समय और हर डिस्टेंस में मेरा स्पीड सेम रहा। अरे हो सकता है क्या? नॉर्मल हमने गाड़ी चलाया। अब मान लो किसी ने ऐसे बोला कि इसको 6 पार्ट में क्या कर दे? डिवाइड कर दे, और बोला कि जब मैं यहां से जा रहा था तो शुरू के 10 मिनट में इतनी वेलोसिटी थी, अगले 10 मिनट में 50 की वेलोसिटी थी, अगले 10 मिनट में 40 की वेलोसिटी थी, अगले 10 मिनट में इतना था। मैंने बोला एक काम कर भाई, मुझे ऐसे मत बता कि इधर टाइम पे इतनी, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना था, मुझे एवरेज बता दे। तो सिंस वो कैसे बता रहा था? 10 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, 10 मिनट में ऐसे करके बता रहा था। मैंने क्या बोला? एवरेज बताने के लिए तो वो जो एवरेज निकालेगा वो क्या हो जाएगा? टाइम एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हर टाइम में अलग अलग वेलोसिटी है। अगर एवरेज निकालेगा तो वो कहलाएगा क्या? टाइम एवरेज वेलोसिटी। ठीक उसी टाइम पे किसी ने ऐसे बोला कि सर 40 किलोमीटर गया था, शुरू के 10 किलोमीटर में मेरी वेलोसिटी इतनी थी, अगले 10 किलोमीटर में मेरी वेलोसिटी इतनी थी, अगले 10 किलोमीटर में मैं 50 से जा रहा था। अब वो क्या बता रहा है? इतने डिस्प्लेसमेंट में इतना, इतने डिस्प्लेसमेंट में इतना, इतने डिस्प्लेसमेंट इतना। मैंने बोला भाई मेरे को ऐसे मत बता कि इतने डिस्प्लेसमेंट इतना है, मुझे सीधा सीधा क्या बता? एवरेज वेलोसिटी बता। अब ये एवरेज बताएगा वो एक तरीके से कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी। डिफरेंस आया दोनों में समझ में? कि टाइम एवरेज वेलोसिटी अगर वो बताए इस टाइम पे इतने, इस टाइम पे, टाइम के हिसाब से बदले और उसका एवरेज लेगा तो एक तरीके से टाइम एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बदल रहा है, वो बता रहा है 1 मीटर में इतना, अगले मीटर में इतना, अगले मीटर में इतना, अगले मीटर में इतना, स्पेस के हिसाब से बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी। ये दो तरीके। अब एवरेज कैसे निकालना है वो मैंने सिखा दिया। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालना है किससे? टाइम एवरेज वेलोसिटी से। ट्राई करो एक। सबसे पहले मान लो हमें निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब है कि हमारी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है।
है ना भैया, 10 किलोमीटर में इतनी वेलोसिटी थी, 20 में इतनी थी, 10 में इतनी थी, तो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसका क्या करूं, एवरेज निकालूं, लेट्स से मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी को मैं v1 लिख रहा हूं, तो इसको निकाला जाएगा vds डिवाइड बाई ds से, क्योंकि हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, तो एवरेज निकालेंगे कैसे, vds डिवाइड बाई ds से, है ना। अब मैं इसमें सबसे पहले vds को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा vds अलग अलग फंक्शन है, डायरेक्ट तो सॉल्व होंगे नहीं, तो मुझे v को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, s के फॉर्म में। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कौन से इक्वेशन से आता है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2a इंटू एस बाई 2, जानबूझ के ऐसे लिखा है अंडर रूट 2as, अरे अंडर रूट 2as ये रूट 2a अलग लिख दिया, s टू द पावर हाफ क्या कर दिया, अलग लिख दिया, क्योंकि s टू द पावर हाफ क्या होना है, इंटीग्रेट होना है। अब अगर मैं क्या सॉल्व करूं, vds, तो v की जगह पे क्या पुट करूंगा, रूट 2s टू द पावर हाफ ds, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकलेगा तो रूट 2a बाहर निकल गया, s टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन s टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2a s टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना बेटा, नीचे में भी और क्या करना है, ds करना है। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने, फिर सॉल्व किया मैंने किसको, ds को, इंटीग्रेशन कितना s हो जाएगा, तो मैंने v1 की वैल्यू निकाल ली, v1 इज इक्वल टू, ऊपर में लिखा मैंने 2 रूट 2a s टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, और s है, s टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई s, कितना बचेगा, ये भगवान, s टू द पावर 1/2, s टू द पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट s, तो ये हुआ 2 रूट 2as एक साथ डिवाइड बाई 3, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया v1 की वैल्यू, ये हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, राइट, s टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई s। अब ये सब चीज नहीं आती ना, तो 6वीं क्लास का मैथ जाके सीखो थोड़ा सा। दूसरा क्या निकालना है हमें, टाइम एवरेज वेलोसिटी, लेट्स से इसको हमने बोल दिया क्या, v2, इसको निकालेंगे vdt डिवाइड बाई, राइट, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो vdt डिवाइड बाई dt। अब पहले मैं vdt निकाल ले रहा हूं, तो v और dt क्या ये आपस में इंटीग्रेट हो पाएंगे, डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा सिमिलर फंक्शन में, टाइम फंक्शन में। कौन से इक्वेशन से लाए, फर्स्ट इक्वेशन से। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 80 आ गया। अब सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, अब हमने सॉल्व किया क्या, vdt को क्या लिख सकते हैं, राइट, 80 dt, a बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 5। लेकिन हमें अभी नीचे में dt भी सॉल्व करना है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से v2 आ गया, राइट, ऊपर में लिखेंगे vdt दैट इज 80 स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई t, तो ये कैंसिल होकर कितना देगा, 80 बाई v2 आ गया, अरे आ गया। अब मुझे v1 और v2 का रेशियो लेना है, तो v1 डिवाइड बाई v2 लिया मैंने, v1 की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 2as डिवाइड बाई 3, राइट, डिवाइड बाई 3, क्लियर है। फिर नीचे v2 लिखा, तो v2 कितना है 80 डिवाइड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इनको कैसे करें, राइट, एक जगह पे आ रहा है क्या 80 और एक जगह पे क्या आ रहा है रूट 2s, तो बेटा ध्यान से देखो जरा, v इज इक्वल टू क्या है रूट 2s और v इज इक्वल टू ही क्या है 80, दिख रहा है ना, v इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2as और v इज इक्वल टू क्या होता है 80। इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा टर्म भी क्या है v और ये पूरा टर्म भी क्या है v, तो दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया v से, इसको रिप्लेस कर दिया v से, तो यह है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना 4v डिवाइड बाई 3v, ये कैंसिल, आंसर कितना, आंसर आता है इनका 4/3, v1 और v2 स्पेस एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाई स्पेस या डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम एवरेज वेलोसिटी।
नीट वीट में ही आया हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस है, मेरे को जहां तक लग रहा है नीट का ही क्वेश्चन है ये आया हुआ है। अरे आया समझ में? इस तरह से एवरेज लेते हैं, कौन सी वैल्यू कैसे बदल रही है, इंटीग्रेशन से ऐसे निकालते हैं। करो इसे, बोला ना थोड़ा लेवल अप करेंगे, उड़ गए तोते। आया समझ में? हाँ करो। तब कर दूं? चलो कर लिया, राइट। देखो तो इतने दिन से हम क्या करते हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में ही हमने क्या किया है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और इतने दिन से जब एग्जांपल्स हम देख रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि कब कब इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। सारे एग्जांपल लिए किसके, राइट, फिजिक्स के, है ना। जितने एग्जांपल लिए मोस्टली हमने क्या लिए, फिजिक्स के लिए हैं कि कब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और शुरू में एक दो जो एग्जांपल लिए थे बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैथ्स का लिया था। अब जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है बेटा, वो मेन किसमें है, मैथ्स में है, कैलकुलस में। तो जब उनको सिखाया जाता है तो उनको कैसे सिखाया जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि वहां भी तो बताने की जरूरत पड़ेगी ना कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो उनको सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब सिंस तुमने क्या किया, इसमें इतनी प्रैक्टिस कर ली और साथ ही साथ ग्राफ भी पढ़ा हुआ, तुरंत तुमको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो यहां भी मैं क्या कर रहा, दो केसेस ले रहा, और अपने इंटीग्रेशन के लेक्चर को हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद दो केसेस ले रहा मैं यहां पे। पहला केस जहां पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत ना पड़े, जैसे मान लो हमने क्या लिया है, एक तरफ लिया है x, एक तरफ y लिया है y, और इस तरह का ग्राफ है। क्या y की वैल्यू बदल रही है? नहीं। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इसके नीचे का पूरा क्या करो, एरिया निकालो, राइट, इसके नीचे का पूरा एरिया निकालो। तो जो रेक्टेंगल बन रहा है उसमें ये वाली वैल्यू कितनी है, x है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, y। अगर मुझे इसमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हुआ, राइट, एरिया अंडर द ग्राफ अगर हमें निकालना हुआ तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, y इंटू एक्स, राइट। किसी भी टाइप से कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। लेकिन मान लो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा क्या आ जाए, डिफरेंट हो जाए। डिफरेंट कहने का मतलब है, सेकंड केस हमारे पास, राइट, सेकंड केस जहां पे ये कर्व दे दिया, मान लो इस तरह से, लेट से हमारे पास क्या है, इस टाइप का कर्व है, और ये बोला गया कि भाई इसके नीचे का जो पूरा का पूरा एरिया है वो कैलकुलेट करो, राइट, इसके नीचे का जो पूरा का पूरा एरिया है वो कैलकुलेट करो। क्या अब यहां पे डायरेक्ट y इंटू एक्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझाया गया कि जब भी इसके नीचे का पूरा एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, राइट। तो इनको हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल छोटा पार्ट नहीं बना रहा, अदरवाइज लिखने में दिक्कत जाएगी। लेकिन इमेजिन करो कि ये हमने क्या कर लिया है, एक स्मॉल पार्ट ले लिया इसका, राइट, स्मॉल पार्ट ले लिया। फिर हमको सिखाया गया कि अब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये कितनी, y, और ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, dx, राइट। इसका छोटे का एरिया निकाल लो, राइट। इस जो छोटा सा पार्ट हमने जो लिया है उसका एरिया निकाल लो। हमने पूछा कैसे निकाल ले इसका, तो उन्होंने बोला देखो ये जो दिख रहा है ये लगभग कैसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। ये जो छोटा सा पार्ट है कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो उन्होंने बोला इस तरह से क्या करो, इसका एरिया निकाल लो, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब y इंटू dx। इस तरह से इसके बाद एक है, उसके बाद है, उससे पहले सबका एरिया अलग अलग है, सबके एरिया को निकालो और क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर इतना सारा ऐड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इंटीग्रेट कर दो। तो अगर मुझे इसमें क्या करना हुआ, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हुआ, तो इस तरह से इसको छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो y dx से क्या आएगा, एरिया, और सारे एरिया को ऐड करना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। लेकिन मैंने बोला यार लेकिन एक सेकंड रुको जरा, अगर मैं इसी का इनलार्ज पिक्चर बनाऊं, राइट, इनलार्ज पिक्चर बनाऊं, तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। थोड़ा सा मानो कि इनलार्ज कर दिया मैंने, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, dx, राइट। और पहली चीज तो ये कर्व था, लेकिन इसको भी समझो बेटा, एक बड़े कर्व का जब छोटा सा पार्ट हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन। इस चीज को ध्यान रखो, कर्व बहुत बड़ा है, जब उसका छोटा सा पार्ट हम क्या करते हैं, लेते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, कर्व, लेकिन एक छोटा सा पार्ट लोगे तो कैसा दिखेगा,
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा अर्थ है। अर्थ पूरा कैसा है, स्फेरिकल शेप का, लेकिन इतना छोटा तो पार्ट ले रहे हैं, ये पूरा स्फेयर, ये जो पूरा का पूरा है ये कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट समतल दिख रहा है ना, पूरा प्लेन दिख रहा है। तो बड़े कर्व का छोटा सा पार्ट प्लेन दिखता है, राइट। तो जब इसको हमने इलाज करके बनाया तो हमने बोला ये तो ऐसा है, राइट, इस तरह से। और तुम कह रहे हो कि इसके एरिया को निकालिए किससे, y इंटू डी एक्स से। अगर y इंटू डी एक्स से क्या करेंगे हम निकालेंगे तो यार इतना ही एरिया आएगा ना, एरिया तो इतना आया, ये पार्ट क्या हो गया, छूट गया। अरे सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इसको इलाज करके हमने बताया तो लेंथ इंटू बेस से तो इसका एरिया, ये पार्ट क्या हो गया, छूट गया। तो उन्होंने बोला इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इमेजिन करो बेटा, इसको मैं और छोटे पार्ट्स में अगर क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। मान लो एक पार्ट हमने इतना ले लिया, दूसरा पार्ट हमने इतना ले लिया, तीसरा पार्ट हमने इतना ले लिया। इमेजिन करो कि इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर इसका एरिया जब निकालते हैं, राइट, ये पूरा का पूरा इतना आता। इसका जब एरिया निकालते हैं तो ये पूरा पार्ट आता, इसका जब एरिया निकालते हैं तो ये पूरा पार्ट आता, और लास्ट वाले का एरिया निकालते हैं तो ये पूरा है, राइट। ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल। इमेजिन कर पा रहे हो? तो पहले इतना पूरा पार्ट क्या हो रहा था, छूट रहा था, लेकिन जब हमने छोटा पार्ट लिया तो इसको और छोटे छोटे रेक्टेंगल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा रेक्टेंगल पूरा का पूरा ये आ गया, तो ये पार्ट भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अगला पूरा ये पार्ट भी आ जाएगा और अगले में ये पार्ट आ गया। अब सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट छूटा है, पहले ये पूरा छूट रहा था, अब इसका छोटा पार्ट छूट रहा है। और ध्यान रखना ये खुद स्मॉल पार्ट है बहुत। अब अगर उसको भी नहीं छोड़ना तो और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करूं तो जो पार्ट यहां पे छूट रहा था वो भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड है। इसलिए उन्होंने समझाया मैथ्स में ये पढ़ाते समय कि अगर कहीं पे मान लो कर्व है इतना, अगर तुम क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो इतना पार्ट छूटेगा। उसको इनलार्ज करके देखा तो इतना छूट रहा है, लेकिन फिर हमने बोला इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये पूरा यहां तक वाई हो गया। ये रेक्टेंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए इससे तरह से ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब सिर्फ ये जो जहां पे वो दिख रहा है व्हाइट पार्ट दिख रहा है, मात्र उतना ही पार्ट छूट रहा है, बाकी सबको हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। इमेजिन करो इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में 10 पार्ट में और डिवाइड कर दो तो इसका पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन कब करना पड़ता है, जब कोई मान लो हमारे पास कर्व है, उसके नीचे का पूरा क्या करना है, एरिया निकालना है, और वो वेरिएबल कर्व है। सीधा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो छोटे छोटे रेक्टेंगल मिलते हैं, उसका एरिया सीधा y इंटू डी एक्स निकालते हैं। अब सिंस बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरा निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना है तो क्या कर दें, इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है कि कब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तुमको तुरंत आ गया होगा समझ में, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर ये बता देता तो तुमको फिर भी पल्ले नहीं पड़ता। याद करो पहला लेक्चर पूरे घंटे भर सिर्फ इसी में माथा बच्चे हमने की है कि कब जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की। क्या अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कब करना पड़ता है, करेंगे तो कैसे करेंगे, कितने अलग अलग टाइप से करने पड़ सकते हैं, कितने फंक्शन है, क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा लोअर लिमिट कहलाएगा, कौन सा अपर लिमिट कहलाएगा, सिमिलर फंक्शन में होने चाहिए, नहीं है तो कैसे लाएंगे, कब कब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये सारी चीजें क्लियर है बिल्कुल। ये भी तुमको ध्यान देने की जरूरत है यहां पे कि इंटीग्रेशन को हमने अभी रिलेट कर दिया है किससे, ग्राफ से, राइट, ग्राफ से। और ग्राफ में भी क्या, एरिया अंडर द ग्राफ। कल हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को भी हम दोनों तरीके से समझेंगे। पहले समझेंगे किससे, फिजिक्स के एग्जांपल से, क्योंकि फिजिक्स में यूज करना है। फिर ये सीखेंगे कि अगर डिफरेंशियल कैलकुलस क्या क्या मैथ्स वालों को सिखाया जाता है तो वो कैसे सिखाया जाता है, वो भी रिलेट करेंगे किससे, ग्राफ से। ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ को इससे रिलेट कर दिया। दूसरा बच गया क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ। वो आएगा कहां काम, डिफरेंशिएशन में। तो तुम खुद समझ सकते हो हर टॉपिक जुड़ी हुई है। पहले सीखा था एंगल कन्वर्जन। जब एंगल कन्वर्जन सीख लिया था कि किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तब हमने सीखा है ग्राफ। क्योंकि ग्राफ में बेटा स्लोप चाहिए, स्लोप और कुछ नहीं बल्कि tan थीटा की वैल्यू है। जब थीटा निकालना आएगा, एंगल निकालना आएगा, तब तो तुम स्लोप की वैल्यू निकाल पाओगे। जब ग्राफ सीख लिया तो ग्राफ में सीखा हमने एरिया अंडर द ग्राफ कब निकालना है और स्लोप ऑफ द ग्राफ कब निकालना है। जब वो सीखा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन को रिलेट कर गए या नहीं कर गए कि एरिया अंडर द ग्राफ से स्लोप रिलेट हो जाएगा किससे, डिफरेंशिएशन से। तो हर टॉपिक रिलेट होता है, जब रिलेट करके पढ़ोगे, कड़ी जोड़ते हुए चलोगे, तब जाके अच्छे समझ में आएगा। इसलिए क्लास बीच में मिस नहीं करना है। तुमको लगेगा जरूर कि 1-2 क्लास हमने मिस कर दिया है, लेकिन उसके चक्कर में पूरा का पूरा आगे भी दिक्कत जाएगी ही जाएगी। और इसलिए मैं बार बार जितने नए स्टूडेंट आते हैं बताता हूं कि बेटा बीच में बैठोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जाएगा ही जाएगा, और लिंक जोड़ते हुए पढ़ोगे तो ईजी होता जाएगा। अच्छा वहां पे ऐसा किए थे इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, वहां पे ऐसा था इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। क्लियर है इंटीग्रेशन पूरा का पूरा?
पक्का? गुड। कल की क्लास से चालू करेंगे क्या डिफरेंशिएशन? कल की क्लास हमारी पहले है ना 9 to 11 वाला स्लॉट है, ठीक है? चलो, थैंक यू।